हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर करेंगे कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड यानी आसमान में जो घटनाएं घटती हैं और जो चीज़ें वहाँ पर हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कॉस्मोलॉजी होता है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कॉस्मोलॉजी में आता है क्या है, तो सबसे पहले आता है गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी हो गया, स्टार हो गया आपका, देन प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया एंड डेट से बहुत सारी चीज़ जैसे इक्लिप्स वगैरह, ये सारे कॉस्मोलॉजी में ही आते हैं। ठीक है, ये सारे को आज हम लोग गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट को, सब चीज़ को कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो ना छूटे। और इस एक वीडियो में हम लोग ये कॉस्मोलॉजी को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। देखिए, ये डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिफेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी डिफेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे, प्लीज़ कॉस्मोलॉजी की इस वीडियो को अच्छे से और पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि डिफेंस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉस्मो का अर्थ क्या होता है। देखिए, कॉस्मोस मतलब होता है सेलेशियल बॉडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सेलेशियल, देखिए सेलेशियल बॉडी होता है क्या है, ऑल दिस बॉडी विच एग्जिट इन द स्काई कॉल्ड सेलेशियल बॉडी, यानी वे सभी पिंड जो आसमान, जैसे ये सब देखिए कुछ ऐसे हो गए, आसमान में स्थित हैं, उन्हें आकाशीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, आकाशीय पिंड कहा जाता है। ये सब सेलेशियल बॉडी है, जैसे तारे, ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सारे क्या है, सेलेशियल बॉडी है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये सोलर सिस्टम में ही आते हैं ना ये सारे चीज़, जैसे कि सन हो गया, प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सब किस में आएंगे, सोलर सिस्टम में आएंगे। ठीक है, तो इस सोलर सिस्टम इज़ मेड अपॉन, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किससे बना है, मिलकर, सन से मिलकर बना हुआ है, प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है जिसे ग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट उपग्रह, और एस्ट्रॉइड जिसे सूर्यग्रह बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मेनली सन, प्लैनेट, सैटेलाइट और एस्ट्रॉइड। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों के समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे स्टार हैं। ठीक है, ये ग्रुप है स्टार का, इसे क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। अपने कॉपी में भी जब आप लोग नोट्स बनाओ तो इस तरह से ट्रिक माइंड में डालो, गैलेक्सी स्टार लिखो, फिगर के से याद करो। ठीक है, जैसे स्टार बना लिए बहुत सारा, देन वहाँ पे लिख दिए ये गैलेक्सी है। ओके, जिसे आकाशगंगा कहते हैं हिंदी में। ओके, ऐसे याद रखना। देन ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्लस्टर, जिसे आकाशीय पुंज बोलते हैं। क्लस्टर होता है, ये ग्रुप ऑफ गैलेक्सी होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब गैलेक्सी में जो सन होता है, किस सन रिवॉल्व करता है अर्थ का, या अर्थ रिवॉल्व करता है सन का, इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले हमें मतलब 140 AD समय पता था कि जो पृथ्वी है ये सेंटर में है और सन क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी चक्कर लगा रही है पृथ्वी का। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना कि हम लोग तो यहीं पर है, पर ईस्ट में क्या होता है, सन राइज होता है और वेस्ट में डूबता है। तो इस तरीके से 140 AD में, 140 AD में किसने बताया था, टॉलेमी ने बताया था। टॉलेमी ने ये बताया था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है। अर्थ क्या है, सेंटर में है और सन उसका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और ये चीज़ 140 AD से लेकर हमें कब तक, 1543 AD तक यही पता था कि सन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ का। ओके, देन 1543 AD में कॉपर्निकस आए और इन्होंने बताया कि नहीं, जो सन है वो सेंटर में है और पृथ्वी यानी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो
देखिए यहाँ पर हम लिखे भी हैं, इन्होंने कहा था कि सूर्य केंद्र में है और अर्थ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक। और उन्होंने क्या बताया था कि जियोसेंट्रिक, ठीक है ना, याद रहेगा इतना। चलिए आगे समझते हैं गैलेक्सी क्या होता है। देखिए गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार, यानी तारों के समूह को अभी हम लोग ने पढ़ा ना, इसे क्या बोलेंगे, गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलेंगे, यानी ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड गैलेक्सी। तो और हम लोगों का भी एक गैलेक्सी, और ऑन गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे, जिसे दूध मेखला बोलते हैं, मिल्की वे इसे दूध मेखला बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल, देखिए आप देख सकते हैं स्पाइरल है ना, इस टाइप में इसका शेप है। और इसके जो सेंटर में आता है ना, इसको बोलते हैं बल्ज कहा जाता है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी की 3 घूर्णनशील भुजा है जिसमें स्टार पाए जाते हैं। तो आप ये जो सर्कल सर्कल देख रहे हैं ना, ये सारे स्टार है, ठीक है, ये जितने भी सर्कल है ये सारे स्टार है। हाँ, तो ये है आउटर आर्म, सेकेंड आर्म, फर्स्ट आर्म, और ये हमारा है सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं आउटर आर्म के बारे में। देखिए जो हमारा आउटर आर्म होता है, इसमें हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं। कैसे बादल पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के। और बादल पाए जैसे जिसे नेबुला कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नेबुला कहते हैं। और यही नेबुला ग्रेविटी के कारण श्रिंक करता है, यानी सिकुड़ता है। कैसे सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, इतना ज़्यादा होगा, सिकुड़ सिकुड़ छोटा हो जाता है, ठीक है, यानी श्रिंक करता है। और जिसमें कोलिजन होता है, और जब कोलिजन होता है तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। और फिर क्या होता है, मतलब कणों में टकराव होता है, सिकुड़ेगा, जैसे ये कण है, ये सिकुड़ेगा तो एक दूसरे में टकराव होगा। और इसके वजह से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। और इसी को प्रोटोस्टार कहा जाता है। यानी देखिए हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, एक नया स्टार बना रहा है, यानी प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार यानी इसे बोल सकते हैं न्यू स्टार, प्रोटोस्टार को न्यू स्टार। इससे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि नया स्टार बन रहा है, प्राथमिक तारा, नया तारा कहते हैं, आधा तारा, आध तारा भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे आध तारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थ तारा में क्या ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटोस्टार में क्या होगा, सबसे ज़्यादा हीलियम पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट आता है, अब देखते हैं कि जो हमारा सूर्य है दूसरी भुजा में स्थित है। जैसे कि हम लोग देखें ना, ये सेंटर पार्ट है, देन ये फर्स्ट, सेकेंड आर्म एंड थर्ड आर्म। तो हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ नेबुला पाया जाता है, और यहीं पर न्यू स्टार भी बनते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि किस आर्म में न्यू स्टार मतलब फाउंड होते हैं, तो वो थर्ड आर्म यानी आउटर आर्म है, ठीक है। देन सेकेंड आर्म में हमारा सन पाया जाता है, सेकेंड आर्म में, ये देखिए ये सेकेंड आर्म है और यहाँ पर सन पाया जाता है। तो सन कहाँ पाया जाता है, सेकेंड आर्म में पाया जाता है। और सूर्य का नज़दीकी तारा, जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य का नज़दीकी तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का नज़दीकी तारा है। यानी यह पृथ्वी से दूसरा सबसे पास का तारा है। पृथ्वी से सबसे पास का तारा, अर्थ से सबसे पास का तारा क्या है, सूर्य, ठीक है ना। पृथ्वी का नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है, ठीक है ना। और अर्थ नियरेस्ट स्टार सन, एंड सेकेंड कौन सा हो जाएगा अर्थ का भी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और सन का नियरेस्ट स्टार कौन है, सन का नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रहेगा। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन है, तो वो हो जाएगा डॉग स्टार। डॉग स्टार जो है ये लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार भी बोल सकते हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है, क्या है, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट भी है, देन और लार्जेस्ट भी है, याद रखिएगा डॉग स्टार, ठीक है।
इसको साइरस बोलते हैं, डॉग स्टार को साइरस बोलते हैं, ठीक है। और हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी, अब देखिए हमारा गैलेक्सी है और हम लोग पढ़े ना गैलेक्सी के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। तो नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे, तो हमारा आकाशगंगा है, मिल्की वे के नियरेस्ट कौन है, तो एंड्रोमेडा सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो सबसे नियरेस्ट है हमारे गैलेक्सी के। एंड अगर सेकंड बात करें तो सेकंड हो जाएगा लीमो अल्फा इज अ सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। तो मिल्की वे हमारा ये है, मिल्की वे में पहले तो हो जाएगा एंड्रोमेडा एंड सेकंड हो जाएगा लिमोन अल्फा, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं लिमोन अल्फा जो है वो सेकंड नियरेस्ट है, ठीक है। ये जो होता है ना इज अमीबा शेप, इसका कोई शेप नहीं होता ना, अमीबा शेप यानी बोल सकते हैं इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। आकाशगंगा अमीबा के आकार की आकाशगंगा कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा लिमोन अल्फा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अमीबा शेप का है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, या अगर उससे घुमाकर पूछना हो तो ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो मिल्की वे है उससे सेकंड नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है, तो वो हो जाएगा लिमो अल्फा। और ये भी याद रखना है एंड्रोमेडा भी इम्पॉर्टेंट है, एंड्रोमेडा भी याद रखना है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टार। गैलेक्सी समझ लिए, अब स्टार समझते हैं स्टार क्या होता है। तो स्टार जो होता है इसके पास स्वयं का ताप होता है, स्टार के पास क्या होता है, स्वयं का ताप होता है। और टेम्परेचर इज मेजर बाय पैरोमीटर, इसका टेम्परेचर किससे मापा जाता है, पैरोमीटर से मापा जाता है। ये एक सेलेसियल बॉडी है, ठीक है। ये कैसा है, एक सेलेसियल बॉडी है। और आप बता सकते हैं इसके जो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है स्टार का, तो नाभिकीय संलयन। हम लोग सूर्य का पढ़ते हैं ना कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। तो इसका भी ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। और ये ब्राइटनेस रिप्रेजेंट इज द टेम्परेचर, इसका जो ब्राइटनेस होता है ना, अब जो ज़्यादा चमकीला होगा ना उसमें वहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। यानी इसका ब्राइटनेस क्या है, इसका जो ब्राइटनेस है वो क्या शो करता है, टेम्परेचर को शो करता है वहाँ के, ठीक है। और चमक तारों के तापमान प्रदर्शित करती है, टेम्परेचर मेजर बाय पैरोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, पैरोमीटर से मापा जाता है, ओके। देन आता है, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे प्रोटोस्टार। अभी ना पढ़े न्यू स्टार, प्रोटोस्टार, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटोस्टार आद तारा होता है, यानी इसको बोल सकते हैं न्यू स्टार, न्यू स्टार, ठीक है। न्यू स्टार जो होता है ये ब्लू कलर में आता है, कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। और शुरुआत में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तो येलो कलर का होता है। जब ये स्टार्टिंग में होता है ना, जब हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा होता है, हम लोग क्या पढ़े, प्रोटोस्टार कब बनता है, जब ये हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम। देन तो उस समय जब ये यहाँ प्रारंभिक स्टेज में होगा तो ये येलो कलर का होता है। देन वेट मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ इसे। देखिए आपका ये हो गया हाइड्रोजन और ये हीलियम, कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन से हीलियम। तो जो यहाँ पर स्टार होगा, येलो कलर का होगा। देन जब ये पूरे तरह से बन चुका होगा प्रोटोस्टार, न्यू स्टार, तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, येलो कलर देन ब्लू कलर। इस फिगर आप चाहें तो ऐसा कॉपी में बना ले ताकि आपको याद रहे कि जब स्टार बनना स्टार्ट होता है ना तो वो येलो कलर का होता है। देन प्रोटोस्टार जब बन जाता है तो वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि हीलियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। इसमें जब इसमें हीलियम की मात्रा बढ़ने लगती है तारा
सिकुड़ कर रेड हॉट कलर का हो जाता है और ऐसे स्थिति को फिर रेड गैंट यानी रक्तदानों कहा जाता है। और जब पूरा मतलब हीलियम हो जाए उसमें और उसमें सिकुड़न आ जाए, और सिकुड़न होने की वजह से क्या होता है, कॉलिजन होता है, यानी एक दूसरे में टकराव होता है, तो वो क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है, जिसे रक्त दानव बोलते हैं। मतलब ऐसा रक्त हो जाना, ऐसा रेड हो जाना जैसे दानों की तरह लगना। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हीलियम की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। हीलियम की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हुआ, हीलियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो यह हेवी मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हेवी मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेवी मेटल्स में। ओके, तो और अंत में यह ब्लास्ट कर जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। क्या होगा, अंत में क्या करेगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे सुपरनोवा कहा जाता है। अब देखिए सुपरनोवा का जो कंडीशन होता है ना, ये जो आपका सुपरनोवा है, इसका कंडीशन क्या होता है, एक बार हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। सुपरनोवा, देखिए सुपरनोवा में दो कंडीशन आता है। एक तो होता है 1.4 ms और एक होता है प्लस, मतलब इससे ज़्यादा स्पीड होना, और एक होता है 1.4 ms माइनस, मतलब इससे कम स्पीड होता है। तो इससे ज़्यादा स्पीड को क्या बोलेंगे, इसमें जो ज़्यादा स्पीड होगा उसको हाईली स्पिन, मतलब मूवमेंट हाई होगा। इसमें मूवमेंट कैसा होगा, हाई मूवमेंट होगा, मूवमेंट हाई होगा, जिसको पल्सर स्टार बोलते हैं। ऐसे स्टार को क्या बोलेंगे, पल्सर स्टार। ओके, इसको स्टार को क्या बोलेंगे, पल्सर स्टार। और इसमें क्या होता है, इसमें आएगा वाइट और ब्लैक ड्रॉफ, यानी काला और उजला बामन। ठीक है, ड्रॉफ बोलते हैं इसको। एक एक करके समझते हैं अच्छे से। तो देखिए साइज और सुपरनोवा, अगर साइज बोले सुपरनोवा का तो कितना होता है, 1.4 ms। इसे चंद्रशिखन, मतलब क्या बोल सकते हैं, चंद्रशिख सीमा भी बोलते हैं। इफ़ इट इज़ लेस देन 1.4 ms, लिमिट कहते हैं इससे, तो इट विल कन्वर्ट इन वाइट ड्रॉप यानी श्वेत बामन, देन यह ब्लैक ड्रॉप यानी काला बामन में बदल के गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यह एमएस क्या है, एमएस अगर आप सोचे तो क्या है, तो मास ऑफ सन, सन का मास कितना है ये बताता है। ठीक है, बट अगर ये इट इज़ मोर देन 1.4 ms, अगर 1.4 ms से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से ज्वाइन करेगा तो मूवमेंट हाई होगा, और हाई होता है, और इसी हाईली स्प्रिंग स्टार को क्या बोलते हैं, पल्सर स्टार बोलते हैं। याद रखिएगा, पल्सर स्टार कहते हैं। और यह तेज गति से चलता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और केंद्र पर न्यूट्रॉन एकत्रित हो जाता है। केंद्र पर क्या होता है, न्यूट्रॉन एकत्रित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर क्यों निकल जाते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, स्पीड से ज़्यादा मूवमेंट हो, हाई मूवमेंट हो, मूवमेंट कैसा हो, हाई हो, इसको बोलेंगे पल्सर स्टार। पल्सर स्टार याद रखिएगा किसे बोलते हैं, जिसका 1.4 ms से अधिक हो और इसमें क्या हो, मूवमेंट हाई होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं जिसमें ब्लैक होल का निर्माण होता है ना, यानी न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में हम लोग क्या बोले थे, न्यूट्रॉन होता है, तो यहीं पर ना ब्लैक होल होता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बनाते हैं। हम लोग पढ़े ना ऐसे 3 जो सेंटर में होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बनाते हैं। यही हमारा ब्लैक होल है, ये क्या है, ब्लैक होल है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं सन। सन देखिए
जो सन है यानी सूर्य, ये स्टार है, इट इज़ अ स्टार हैविंग इट ऑन एनर्जी और ब्राइटनेस। हम लोग ये तो पूरे स्टार के लिए पढ़े ना कि हैविंग ऑन एनर्जी एंड ब्राइटनेस, और उसका ब्राइटनेस किसको शो करता है? ब्राइटनेस शो टेम्परेचर। अगर ब्राइटनेस अधिक, टेम्परेचर अधिक, ब्राइटनेस कम, टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, तो इस देखिए, अगर हम लोग बोले कि इसका सन का फॉर्मेशन कब हुआ है, फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कब हुआ है? 4.5 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। और हाँ, सन का भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक की संलयन। ठीक है, अब देखते एनर्जी सोर्स फॉर अर्थ। ये क्या करता है? अर्थ को एनर्जी देता है, ये मतलब अर्थ के लिए एनर्जी सोर्स है। और इसका जो लाइट है, जो सन का लाइट है, अर्थ पर यानी पृथ्वी के पर कितने मिनट बाद या कितने घंटे कितने सेकंड बाद पहुंचता है? तो पृथ्वी पर ये 8 मिनट 15 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, 8 मिनट 15 सेकंड में ये पृथ्वी पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए सोलर कंटेंट इसमें क्या होता है? 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, मिनिमम को कब बोलते, कब ऐसा सिचुएशन आता है कि अर्थ जो होता है सन के एकदम करीब होता है। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले आता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम होता है, इसका मतलब सबसे अधिक दूरी होता है 15.21 करोड़ सेंटीमीटर। ठीक है, और ये होता है इसे इस मतलब जब ये सिचुएशन आता है उसे बोलते हैं एपीहेलियन यानी अपसौर, अपसौर बोलते हैं, याद रखिएगा अपसौर बोलते हैं। ठीक है, और मिनिमम कब होता है? 14.7 सेंटीमीटर, 14.7 करोड़ सेंटीमीटर को मिनिमम होता है, जिसे बोलते हैं पेरीहेलियन यानी उपसौर। ठीक है, उपसौर बोलते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन आता कब है, यानी एपीहेलियन और पेरीहेलियन कब होता है? तो वो होता है, एपीहेलियन होता है 4 जुलाई और पेरीहेलियन होता है 4 जनवरी। 4 जुलाई और 4 जनवरी को होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं आपको मिले 3 जनवरी भी, तो 4 या 3 जनवरी को होता है मिनिमम, मतलब सबसे कम डिस्टेंस होता है। ये मानिए ये सन है और अर्थ मेरा पूरा सर्कल नहीं है ना, अर्थ हम लोग का मतलब सर्कल नहीं है, तो कभी अर्थ यहाँ पर आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ मैं अपोजिट बना दी, तो ये डिस्टेंस लॉन्ग हो जाएगा बट ये डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। तो आप ये देखिए फिगर से ऐसे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पेरीहेलियन एंड यहाँ एपीहेलियन। कब होता है? 4 जुलाई को एपीहेलियन और 4 जनवरी को क्या होता है? पेरीहेलियन। ठीक है, याद रहेगा। और हाँ, आप ये भी याद कर सकते पेरीहेलियन, पेरीहेलियन पी ना, तो पी से क्या होता है? सूर्य पास होता है, सूर्य अर्थ के पास होता है, पी से पास, पी से पेरीहेलियन, ऐसे याद कर सकते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इलिप्टिकल पथ यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करता है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इलिप्टिकल पथ यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करता है। ओके, देन अब नेक्स्ट आता है कि लेयर ऑफ सन। देखिए सबसे पहले देखिए जो हमारा सन है ना, सन में सबसे पहले आता है सेंटर, उसके बाद आता है फोटोस्फीयर, और उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, उसके बाद आता है कोरोना। कोरोना तो लग रहा है आप लोगों को सुना सुना है ना, आजकल इतना कोरोना सुने हम लोग। तो देखिए ये सेंटर हो गया, देन आता है फोटोस्फीयर, ये फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना आता है। ठीक है, तो ये क्या अभी हम लोग पढ़े? सेंटर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ठीक है, कोरोना को हिंदी में बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं? किरीट। ये सन का आउटर लेयर है,
कोरोना जो है वो सन का आउटर लेयर है, ठीक है, याद रहेगा इतना। तो आउटर लेयर ऑफ सन कोरोना, ठीक है। अब कोरोना आ जाए तो ये मत सोचेगा अरे ये तो बीमारी है, ये तो आउटर लेयर हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सबको सेंटर को, कोरोना को, सबको समझते हैं टॉपिक, मतलब वन बाय वन, ठीक है। सेंटर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। हम लोग पढ़े ना अभी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यानी एनर्जी का स्रोत क्या है, तो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया को बोलते हैं। ये 15 MC होता है। और आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो होता है विजिबल पार्ट होता है। ये जो फोटोस्फीयर है ना, यही हम लोग सन का देख पाते हैं, ब्राइटेस्ट होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर अगर बात करें, तापमान, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। जबकि सेंटर पे अभी क्या पड़े थे, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आप कहाँ देख पा रहे हो, अभी तक तो सेंटर पे देख पा रहे हैं। एंड फोटोस्फीयर पे कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो हॉट स्ट्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट, मतलब इलेक्ट्रॉन का गर्म तूफान उठता है यहाँ पे, और इसे सोलर फ्लेम यानी सौर ज्वाल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसे सौर ज्वाल कहते हैं। जिस पॉइंट को सौर ज्वाल जहाँ से निकलता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। अब देखिए, जहाँ से सौर ज्वाल निकलेगा ना, उसे क्या बोलेंगे, सौर कलंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सौर कलंक बोलेंगे। जैसे हम मान सकते हैं ये पॉइंट है और इस पॉइंट से ऐसे ऐसे सौर ज्वाल निकला, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सौर कलंक बोलेंगे, यानी सन स्पॉट बोलेंगे। और यहाँ ये जो निकल रहा है इसे क्या बोलेंगे, सोलर फ्लेयर्स बोलेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। तो जिसका तापमान जो मतलब सोलर फ्लेयर है, इसका तापमान क्या होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे कोल्ड पोल ऑफ सन कहा जाता है। ये कोल्ड पोल ऑफ सन क्या होता है, देखिए, जो सन स्पॉट्स होता है ना, जहाँ से सोलर फ्लेम निकलता है, ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ सन होता है। सन स्पॉट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ सन, जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है। हाई एनर्जी रिलीज, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ से एनर्जी अगर रिलीज हो गई, तो एनर्जी रिलीज हो गई तो क्या हो गया, वहाँ का टेम्परेचर एकदम कम हो गया, और यही इसी की वजह से यहाँ कोल्डेस्ट होता है, ठीक है। अब आते क्रोमोस्फेयर। इसको सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। क्रोमोस्फेयर को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 71% एंड हीलियम 28% पाया जाता है। क्रोमोस्फेयर इससे ही प्रकाश का 7 रंग बनता है। प्रकाश का 7 रंग अगर कहाँ से बनता है आ जाए क्वेश्चन, तो प्रकाश का 7 रंग यानी कलर ऑफ लाइट, प्रकाश का 7 रंग कहाँ से बनता है, तो क्रोमोस्फेयर से बनता है। ओके, अब देखिए, क्रोमोस्फेयर तो हो गया। अब पढ़ते हैं कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, यह केवल सूर्य ग्रहण, यानी जब आपका सूर्य ग्रहण होता है ना, तो यही पार्ट दिखता है कोरोना। आउटर लेयर जैसे हम लोग अभी देखे ना, सेंटर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर, तो ये कोरोना ही हमें बस दिख पाता। ये सब हमें कुछ नहीं दिखता, ये सब नहीं दिखता, सिर्फ कोरोना दिखता है। ओके, ये सब छिप जाता है और ये आउटर लेयर दिखता है। इट रिलीज एक्सरे, जो आँखों के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप समझ सकते हो, जब हम लोग का सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि नग्न आँखों से कभी भी ग्रहण को ना देखें, क्योंकि वहाँ से क्या निकलती है, एक्सरे रे निकलती है। ये हमारे आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हाँ, इसलिए हमें तो नहीं देखना चाहिए नग्न आँखों से, हमें चश्मा लगाकर किसी भी माध्यम से देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि कोरोना से क्या रिलीज होता है, एक्सरे रिलीज होता है, मतलब किरणें रिलीज होती हैं जो आँखों के लिए नुकसानदायक है, और ये केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यहाँ तक समझ आ गया। देन नेक्स्ट आता है प्लैनेट। अब पढ़ते हैं प्लैनेट। सेलेसियल बॉडी, ये सेलेसियल बॉडी होता है, और ये क्या करता है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो हम लोग देखिए, आप सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, गैलेक्सी पढ़े ना।
गैलेक्सी पढ़ें, देन सन पढ़ें, एंड देन अब प्लैनेट पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं, पहले देखिए गैलेक्सी का रिवॉल्व कौन करता है, सन, सन का रिवॉल्व कौन करता है, प्लैनेट, और प्लैनेट का रिवॉल्व कौन करता है, सैटेलाइट, याद रखिएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि गैलेक्सी, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, ठीक है। तो गैलेक्सी का सन मतलब सन क्या करता है, गैलेक्सी का रिवॉल्व करता है, प्लैनेट सन का रिवॉल्विंग करता है, और प्लैनेट का रिवॉल्व क्या करता है, सैटेलाइट करता है। यहाँ तक समझ आ गया। देन अब आते हैं प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए प्लैनेट क्या होता है कि इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड, ये क्या करता है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन के अराउंड में घूमता है। इट हैज़ नॉट ऑन लाइट, इसके पास खुद का अपना लाइट नहीं होता। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, यह 5 साल में एक बार सम्मेलन कराता है। और 2006 में प्राग यानी चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग में सम्मेलन किया गया था। और चेक रिपब्लिक कहाँ पर है, तो यूरोप में, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन सम्मेलन हुआ था, ग्रहों की परिभाषा तय की गई थी कि हाँ भाई ग्रह होने चाहिए, तो उसमें क्या क्या मतलब शर्त होना चाहिए कि ये ग्रह है, ये प्लैनेट है, तो इसका क्या क्या शर्त है, इसको डिसाइड किया गया था 2006 में, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बोली गई थी। तो देखिए सबसे पहले बोला गया था कि सूर्य की परिक्रमा करे, पहले जो भी ग्रह होगा वही ग्रह को मतलब ग्रह की कैटेगरी यानी प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाएगा जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, ठीक है। अपना प्रकाश ना हो, उसका खुद का ब्राइटनेस ना हो, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो और आकृति लगभग गोलाकार हो, मतलब जैसे कि अर्थ है, अर्थ का भी तो गोलाकार नहीं है ना, लगभग मतलब एक तरह से शेप में हो गोलाकार का, ठीक है। और अन्य ग्रहों की कक्षा में नहीं काटता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं मार्स है और यहाँ अर्थ है, तो ये इस राउंड कर रहा है या कुछ कर रहा है तो इसको नहीं टच कर रहा है। अगर इसे टच करेगा तो ये मार्स या अर्थ इस प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं रहेगा। बट मार्स और अर्थ करता नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, ओके। इसी के तहत प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। पहले कितने प्लैनेट थे, 9। अब क्या किया गया, प्लूटो को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया क्योंकि 2006 में इसकी परिभाषा ही बदल दी गई थी। बस ये 4 शर्त रखे गए थे और इसी के श्रेणी में आते ही अब प्लूटो हट गया प्लैनेट की से। अब हमारे पास कितने प्लैनेट है, ओनली 8 प्लैनेट। तो देखिए अभी हम लोग समझते हैं कि इस हमारा 8 प्लैनेट है, ठीक है। तो 8 प्लैनेट में जो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स है, ये 4 प्लैनेट है। ये एक तरह से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब रॉकी प्लैनेट बोल सकते हैं, इनर प्लैनेट बोल सकते हैं। पर वही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जो है ये क्या है, जेवियन प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, मतलब ये गैसों से बना हुआ है। ये कैसा बना हुआ है प्लैनेट, गैसों से बना हुआ है। ये प्लैनेट जो है गैसों से है, जबकि मरकरी, वेनस और ये जो मार्स है ये टेरेस्ट्रियल यानी रॉकी माउंटेन है, ये गैस का बना हुआ नहीं है। अब देखिए एक हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहे हैं, इसे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए एक होता है गोल्डीलॉक्स जोन, इसे प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। तो देखिए ये हमारा सन हो गया, देन मरकरी, पता है ना सबसे पास नियरेस्ट कौन है, मरकरी है। देन वेनस नियरेस्ट के अनुसार पढ़ा रहे हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। तो देखिए जो गोल्डीलॉक है ना, तो गोल्डीलॉक ये देखिए ये जो आगे ये सन के रिवॉल्व कर रहा है, हाँ, और ये एरिया जो है ये जो आप देख रहे हैं ना,
आप देख सकते हैं इतना जो एरिया है इसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। इसे क्या बोलते हैं? गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पे क्या था? जीवन संभव था। तो उसमें कौन कौन आता था? अर्थ और मार्स। अभी अर्थ पे तो हम लोग रहते हैं और मार्स पे भी जीवन संभव है, इसलिए यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, मतलब हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि हाँ हम लोग मार्स पे भी रह सकते हैं। कि गोल्डीलॉक जोन में क्या होता है कि लाइफ पॉसिबल एरिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल एरिया है। तो हम लोग ये समझ लिए कि सॉलिड स्टेट होता है ये क्या है? सॉलिड स्टेट है, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये क्या है? गैसेस स्टेट है, यानी ये गैसों के रूप में पाते जाते हैं। यहाँ पर वायुमंडल होता ही नहीं। ठीक है, देन तो सबसे पहले देखिए मरकरी और वेनस में तो वायुमंडल होता ही नहीं होता ना। तो मरकरी वेनस में वायुमंडल होगा नहीं, तो यहाँ तो जीवन संभव है नहीं। और ये जो चार हैं इसमें क्या होता है? ये चारों में गैसीय है, तो यहाँ जीवन संभव है नहीं। तो बचता है हमारा अर्थ और मार्स। अर्थ में तो हम लोग रह रहे हैं, मार्स पे सर्च किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, मे भी चांस बन सके हम लोग वहाँ भी रह सकते हैं। ठीक है, तो पता है इस बार एफकेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या था कि विच वन इज़ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? ऑप्शन था वेनस, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। क्या आप बताइए? अब आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि हम लोग को पता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट और इनर प्लैनेट कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अब आता है करला इज़ द न्यू प्लैनेट विच वाज बीन फाउंडेड बाय नासा। इसे किसके द्वारा फाउंड किया गया? नासा के द्वारा इसे खोजा गया। तो एफकेट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है। करला इज़ द न्यू प्लैनेट विच हैज़, ये याद रखिएगा वर्ड, और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? इंपॉर्टेंट है, नासा। ठीक है, नासा के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था। ठीक है, करला को खोजा गया, ये न्यू प्लैनेट है जिसकी खोज हुई है। चलिए अब आते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके प्लैनेट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मरकरी। मरकरी जो होता है नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ टू सन। मरकरी क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और ये स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा और सबसे पास में सन के सबसे पास में छोटू सा मरकरी है। याद रखिएगा, छोटा सा मरकरी है। हाँ, मरकरी लाइट है इसीलिए सन में इतना लाइट है, ऐसे करके याद रखिएगा। ऐसे तो प्लैनेट का खुद का लाइट नहीं होता, हम लोग को पता है, बट मरकरी है ना इसलिए सन में इतना ज़्यादा लाइट है। छोटा सा है, किसी को दिखता भी नहीं है, सबको लगता है कि सन में ही लाइट है। ठीक है, इस ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्लैनेट का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ओके, तो स्मॉलेस्ट भी हो गया और नियरेस्ट भी हो गया। एटमॉस्फेयर नॉट फाउंड, मरकरी वेनस में एटमॉस्फेयर पाया ही नहीं जाता। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट, अब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो सैटेलाइट नहीं होगा। यहाँ क्या होता है ना, डीप बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और नाइट क्या होता है? बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। देखिए, जो एक होता है सोलर रेडिएशन और एक होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ तो सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसके बाद देखिए सोलर रेडिएशन में क्या होता है कि सूर्य की सारी प्रकाश पृथ्वी पर मरकरी के एरिया में आएगी, ये पृथ्वी पर भी लागू होता है। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। बट रात में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर टेम्परेचर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू बाहर चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। ठीक है, कोल्डेस्ट, तो सबसे कोल्डेस्ट नाइट में होता है, यानी बहुत गर्म, और रातें बहुत ठंडी होती है। अब समझते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन। देखिए, रोटेशन यानी होता है ये खुद में ही ऐसे ऐसे घूम रहा है, जिससे रोटेशन बोलते हैं। और एक बार मरकरी को खुद में घूमने में कितना दिन लगता है? 59 डे लगता है। बट अगर यही बात करें सूर्य का चक्कर लगाने में, जिसे रिवोल्यूशन बोलते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसे लगता है 88 डे। इसका कलर कैसा होता है? ये ग्रे कलर में होता है।
ग्रे कलर में होता है और इसे बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स। क्या बोलते हैं? रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, ये याद रखिएगा। तो मरकरी के बारे में क्या क्या पढ़े? नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, एटमॉस्फेयर इज नॉट फाउंड, मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट, दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है, रोटेशन स्पीड इसका 59 है और रिवोल्यूशन है 88 डे। देखिए सबसे बोले ना सबसे कम रेवोल्यूशन किसका है? तो वो है मरकरी का, याद रखिएगा 88 डे। इसका रेवोल्यूशन याद करना ही करना है आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वेनस। देखिए जो वेनस है हमारा, ये सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन। सबसे पास में कौन था? मरकरी था, ठीक है। पासेस्ट कौन था? मरकरी था। एंड सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन हो जाएगा। इट इज़ द सिमिलर टू द अर्थ, जैसे अर्थ है ना वैसा ही एकदम सेम साइज में है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। इसे सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इट इज़ मूव्स अपोजिट टू अर्थ। देखिए हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब रोटेशन होता है ना उसका, वो ऐसे ही घूमता है, जिससे वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। बट ये क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से। यूरेनस और वेनस क्या होता है? वो घूमते कैसे? ईस्ट टू वेस्ट, यानी सारे ग्रह पृथ्वी सबसे अलग घूमता है ये। इसका सबसे ज़्यादा मतलब पोजीशन ऑफ अदर प्लैनेट अपोजिट होता है, ये मूव करता है अपोजिट। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। वेनस हैव नो सैटेलाइट बिकॉज इट हैव नॉट एटमॉस्फेयर, मतलब नॉट फाउंड। तो इन एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस 95% CO2 फाउंड, दैट्स वाई इट द हॉटेस्ट। पर देखिए इसमें सैटेलाइट नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर जो यहाँ का होता है बहुत, मतलब इसके एटमॉस्फेयर में 95% CO2 होता है। क्या होता है? 95% CO2 होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। सॉरी मैंने उस समय बोल दिया था कि वेनस में भी नहीं होते, वेनस में एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस 95% CO2। और पता है CO2 के वजह से ही यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। तो आप समझ सकते हो कि देखिए सन के सबसे पास में क्या है? सन के सबसे पास में मरकरी है, बट वेनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों बराबर होते हैं। बट यहाँ सोलर रेडिएशन तो होता है, पर CO2 होने की वजह से ग्रीन हाउस गैस पड़े हो ना, उसमें CO2 भी रहता है। देन CO2 होने की वजह से यहाँ जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना वापस चला आता है, और वापस चले जाने की वजह से यहाँ की गर्मी बनी रहती है, यानी यहाँ का टेम्परेचर ऊपर जा ही नहीं पाता, जिसके वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा ये हॉटेस्ट होता है। ये आपको समझ में आ गया? तो अब समझते हैं कि रोटेशन स्पीड इसका क्या होता है। तो रोटेशन ये 243 डे में ये क्या करता है? रोटेशन करता है। और रिवॉल्व कितने दिन में करता है? तो 224 दिन में ही ये रिवोल्यूशन हो जाता है इसका। बट ये खुद में ही घूमता है कितने में? 243 डे में, ठीक है। इसका अगर कलर की बात करें तो ये ब्राउन और ग्रे कलर का होता है। इट इज़ ऑल्सो रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी। पता है ना, सूर्य को इवनिंग तारा, मून तारा, चमकीला ब्राइटेस्ट तारा, और इसको क्या बोलते हैं? हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, इसको सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? रोमन गॉडनेस ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। तो गॉडनेस ऑफ ब्यूटी, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। चलिए अब आता है मार्स। देखिए जो अर्थ है ना, ऐसे तो मतलब अगर नियरेस्ट ऑफ सन देखें तो सन के नियर में आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, और देन आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून।
देखिए अर्थ जो है ना खुद में ही एक ब्रॉड एरिया कवर करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब को। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अर्थ का एक हम सेपरेट वीडियो लाएंगे और उसमें अच्छे से समझेंगे अर्थ के एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये खुद में बड़ा है। ठीक है, इस पर हम लोग इसके सैटेलाइट को पढ़ लेते हैं, अर्थ के सैटेलाइट को कवर करेंगे इसी वीडियो में। बट अर्थ का जितना भी क्वेश्चन आएगा एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें एक एक चीज़ को हम लोग अर्थ का कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ते हैं मार्स। ड्यू टू हेवी आयरन ऑक्साइड इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। देखिए आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग भी लाल होता है, और इसी के वजह से इसे क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट बोलते हैं। इट इज़ टाइटर्ड एट 20, मतलब झुका हुआ है 25 डिग्री पर। हमारा पृथ्वी कितने पे झुका हुआ, 23.5 डिग्री ना, पर ये कैसे झुका हुआ है, 25 डिग्री पर झुका। सो हियर सीजन चेंज। अब ये झुके होने की वजह से यहाँ क्या होता है, सीजन चेंज होता है। 2 सैटेलाइट, इसके 2 सैटेलाइट है और दोनों सैटेलाइट इम्पॉर्टेंट है। एक होता है फोवोस और एक होता है डिमोस। डिमोस जो होता है सबसे छोटा उपग्रह है, यानी स्मॉलेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन है, तो वो है, ये याद रखना है, डिमोस। और ये किसका सैटेलाइट है, तो ये मार्स का सैटेलाइट है, मार्स का। ठीक है, मार्स का सैटेलाइट कौन सा है, डिमोस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग बोले ना कि गोल्डी लॉक में क्या होता है, गोल्डी लॉक में कौन कौन से आते हैं, अभी हम लोग कवर किए। गोल्डी लॉक में मार्स एंड अर्थ आता है। तो अर्थ पे तो जीवन संभव है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्स पे भी जीवन संभव होगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रोमन गॉड ऑफ वॉर। इसके लिए क्या हो रहा है, अभी हम लोग क्या बोले, तो सारा देश सो रहा है कि पहले हम डिस्कवर कर ले कि हाँ मार्स पे जीवन संभव है, ये कर लें। इसके लिए बहुत ज़्यादा वॉर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोमन गॉड ऑफ वॉर, याद रख सकते हैं। और ये कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अब बात करते हैं इसका रोटेशन। ये खुद 24 घंटे में ही घूम जाता है, पृथ्वी की तरह 24 घंटे में ही घूम जाता है। पर रेवोल्यूशन टाइम क्या है, तो रेवोल्यूशन टाइम है 687 डे। 687 डे में ये क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मार्स पे भेजने के लिए इंडिया भी तो अपना भेजा ना। तो मार्स पे इंडिया कौन सा भेजा, अपना सैटेलाइट मॉम। जो मार्स ऑर्बिट मिशन है इंडिया के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था, 2013 में। और ये किससे भेजा गया था, तो PSLV C-25 मॉम भेजा गया था। मार्स ऑर्बिट मिशन जो 2013 में भेजा गया था, PSLV C-25। मैंने जब इसरो का वीडियो डाला था उसमें ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा है। अगर आप PSLV GSLV नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए मार्स हो गया। देन अब पढ़ते हैं हम लोग जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब अगर साइज के अनुसार बोले ना तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जुपिटर। और स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी। देन रोटेशन टाइम इसका क्या होता है, बड़ा होने के बाद भी ये 9 आवर में रोटेट कर लेता है। यानी सबसे कम रोटेशन टाइम किसका है, तो वो है जुपिटर का। ठीक है ना, पर सबसे कम रिवोल्यूशन टाइम किसका है, तो वो मरकरी का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो रिवोल्यूशन टाइम इसका कितना है, 11 साल 86 डे इसका रिवोल्यूशन टाइम है। सराउंडिंग, ये ना एक रिंग फाउंड किया जाता है, जैसे जुपिटर है ना, ये जुपिटर है तो इसके सराउंडिंग में, ये जुपिटर है तो इसके सराउंडिंग में एक रिंग फाउंड होता है, यानी वलय पाया जाता है। ठीक है, इट हैज़ 79 सैटेलाइट। इस अभी अपडेट हो चुका है 79 सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा पता है, पहले सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जुपिटर के पास ही होते थे, बट अब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जुपिटर के पास नहीं है। अभी कितने हैं इसके पास सैटेलाइट, 79 सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा उपग्रह है इसके पास गैनीमेड।
गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, ठीक है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ये याद रखिएगा। गैनीमेड 2-3 बार बोलिएगा प्लीज़। गैनीमेड इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये किसका सैटेलाइट है? तो गैनीमेड ये जुपिटर का है, ठीक है ना, गैनीमेड। और इसे क्या बोलते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड रोमन किंग ऑफ गॉड, रोमन किंग ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं सैटर्न। सैटर्न यानी सनी, यह सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न यानी सनी, ठीक है। तो देखिए ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये गैसियस अमाउंट हाई स्पीड। अच्छा, गैसियस कौन कौन सा था एक बार रिवीजन कर ले। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, ये सब क्या है? गैसियस प्लैनेट है, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ गैसियस प्लैनेट है इसलिए इसे ग्लोबल ऑफ गैस बोलते हैं। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट होता है यानी आकाश गंगा के समान ग्रह, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? आकाश गंगा के समान यह ग्रह है और चारों ओर वलय, यहाँ मतलब इसमें भी चारों ओर रिंग बनी होती है जो सिलिकेट की बनी होती है। ये जो वलय है या रिंग है ये किसकी बनी होती है? सिलिकेट की बनी होती है, ठीक है। और इसका अगर रोटेशन टाइम बोले तो ये खुद में तो 11 साल लेते हैं, बट अगर सन की परिक्रमा की बात करें तो ये इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है? तो 29 ईयर। 29 ईयर में यह रेवोल्यूशन यानी सन की परिक्रमा करता है। इसके अगर कुल सैटेलाइट की बात करें तो वो है 82। इसके खुद के कितने सैटेलाइट हैं? 82। तो अभी हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, ठीक है। और इसे हम क्या अभी इसे देखिए कि इसमें सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट बोले तो वो कौन सा है? टाइटन, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है। टाइटन क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड जो कि जुपिटर के पास था। और मतलब सैटर्न का सबसे बड़ा वो टाइटन है और पूरे मतलब सैटेलाइट में बोले तो सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे होल सैटेलाइट में। और इट इज़ कॉल्ड रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, इसे रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। देन आता है यूरेनस। इट इज़ टाइटल एंगल इज़ हाई, दैट वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट लाइंग प्लैनेट, ठीक है। मतलब अक्षीय झुकाव है यहाँ पे, इसके वजह से इसे लाइंग प्लैनेट भी बोला जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई मिथेन, मतलब मीथेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीथेन क्लाउड, सो इट इज़ अ ग्रीन प्लैनेट। यूरेनस जो है यह ग्रीन प्लैनेट है, ठीक है। तो इट इज़ मूव एज अ वेनस। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी जितने भी प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं ना। बट जो हमारा यूरेनस और वेनस है ये क्या करता है? ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ठीक है। इसका देखिए रोटेशन टाइम जो है यूरेनस का रोटेशन टाइम 17 आवर है। मतलब खुद में ये कैसे घूमता है? 17 घंटे में घूम जाता है, ठीक है। बट अगर रिवॉल्यूशन टाइम बोले तो 84 ईयर लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में से कितना लगता है? 84 ईयर लगता है, ठीक है। इसका अगर यूरेनस का लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात करें तो वो होता है टाइटेनिया। और यूरेनस के पास टोटल कितने सैटेलाइट है? तो इसके पास 27 सैटेलाइट है। पता है कभी कभी क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन कैसे आया था? सैटर्न के पास कितने सैटेलाइट है? जुपिटर, यूरेनस एंड नेपट्टून। और इससे मैचिंग करने के लिए दे दिया था 79, 14, 27 एंड 82 ऐसे। तो आप इसके सैटेलाइट तो इस दोनों के मरकरी का होता नहीं है, ये वेनस का सैटेलाइट नहीं होता है। अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, और
मून है अर्थ का सैटेलाइट, मार्स का 2 होता है, याद रहेगा। बट सैटर्न का जुपिटर का 79, सैटर्न का 82, यूरेनस का 27 और नेपट्टून का 14। इस तरीके से मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए सैटेलाइट सबका याद रखिएगा। ओके, तो इसमें 27 सैटेलाइट पाए जाते हैं, याद रखिए ये चीज़। इट इज़ डिस्कवर बाई हर्सेल। इसे डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? हर्सेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके चारों ओर 9 रिंग होते हैं, जिसमें से 5 है अल्फ़ा, बीटा, गामा और लेगा। ये जितने भी हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसमें 9 रिंग होते हैं और जिसमें से 5 होते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक याद रहेगा। अब देखिए यूरेनस हो गया, देन नेपट्टून पढ़ते हैं। नेपट्टून इज द फारेस्ट प्लैनेट। ये पता है सूर्य से सबसे दूर होता है। अभी हम लोग पढ़े ना कि ये सन है, सन के सबसे पास मरकरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। देख सकते हैं आप सबसे दूर कौन सा है? नेपट्टून है। ठीक है, और पता है सूर्य के सबसे दूर है तो ये कोल्डेस्ट प्लैनेट भी होगा। इसे डिस्कवर किया गया था गैले के द्वारा। ठीक है, गैले के द्वारा। इसका रोटेशन अगर बोले, रोटेशन खुद में ये 16 घंटे में घूमता है, बट अगर रेवोल्यूशन यानी सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य है तो यहाँ पर नेपट्टून होता है ना, ऐसे परिक्रमा करने पर तो 29 ईयर लग जाता है। सैटेलाइट इसके कितने हैं? 14। अब नेपट्टून का तो आपको याद करने का कोई दिक्कत नहीं है। नेपट्टून एन कितने नंबर पर आता है बता सकते हो? एन आता है 14 में ना। एन कितने नंबर पे आता है? एन आता है 14 पे, और इस पे सैटेलाइट कितने हैं? 14। ठीक है, 14 सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा उपग्रह अगर बात करें तो हो जाएगा टिट्रॉन। ठीक है, टिट्रॉन जो होता है सबसे बड़ा सैटेलाइट है नेपट्टून का। 14 सैटेलाइट है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आवर सैटेलाइट मून होता है। हमारा अपना सैटेलाइट क्या है? मून है, जिसका डिस्टेंस कितना है? अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ जो होता है 3.8 लाख किलोमीटर होता है। इट टेक लाइट ऑफ मून, मतलब लाइट ऑफ मून की बात करें तो मतलब पृथ्वी, मून का जो लाइट है पृथ्वी पर, अर्थ पर कितने सेकंड में या कितने मिनट में आता है। जैसे हम लोग पढ़े ना कि सन का लाइट अर्थ पे कितने मिनट में, तो 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाता है, पर ये 1.25 सेकंड में ही आ जाता है। 1.25 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यह जब हम पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं, यानी जब यह मून पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? पेरिजी। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरिजी, यानी इसको बोलते हैं उपभू, उपभू कहते हैं। और इसमें चंद्रमा 40% बड़ा और मतलब 40% बड़ा एंड 14% चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस अगर बात करें तो कितना होता है, मतलब पेरिजी में डिस्टेंस कितना होता है? तो 38600 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, और अगर बात करें मैक्सिमम की, मैक्सिमम जब होता है तो उस समय डिस्टेंस होता है 406,000 किलोमीटर, जिसको पता है क्या बोलते हैं? एपोजी। जैसे हम लोग पढ़े ना पेरीहेलियन है ना, एपीहेलियन, देन वैसा ही है। पेरिजी पास में और पी से पास, पी से पेरिजी। ठीक है, एपीहेलियन दूर होता है तो एपोजी और एपीहेलियन भी दूर ही होता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। वी कैन सी ओनली वन पार्ट ऑफ मून। जैसे कि आप जब भी मून देखते हो ना तो मून का एक ही पार्ट देखते हो। तो मून बिकॉज रोटेशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम विच इज़ 27 डे पर आवर। इसका जो मतलब जो मून है ना, मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम दोनों सेम है।
कितने घंटे में होता है? तो ये 27 दिन लगाते हैं और 7 आवर, दोनों एक साथ ही होता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग एक ही पार्ट इसका देख पाते हैं। कितना पार्ट देख पाते हैं? एक पार्ट देख पाते हैं। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितना था? 3.1 लाख किलोमीटर। ठीक था, इतना याद रहेगा। इसमें एक माउंटेन पाया जाता है, इसका एक माउंटेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिप्टन्स, जिसका जो अगर ऊंचाई बात करें तो 35,000 फीट होता है। कितना फीट होता है? 35,000 फीट। और इसके अदृश्य भाग को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, यानी चंद्रमा मतलब सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। अब क्या बता, देखिए प्रकाश में होने वाले परिवर्तन मतलब चेंज इन मूनलाइट, अगर मूनलाइट में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? फेज ऑफ मून, यानी चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा है कि मतलब अब एक चीज़ देख लेते हैं कि जो होता है ना फुल मून, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं मून इज़ विजिबल। तो मून कब विजिबल होता है, बता सकते हो? मून विजिबल कब होता है? चंद्रमा नाइट में क्या होता है? रात होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? न्यू मून बोलेंगे। जब हमारा मून अच्छे से विजिबल होगा उसे बोलेंगे न्यू मून। ठीक है, न्यू मून। और जब मून इज़ सॉरी एक मिनट, मून देखिए, ये मून है ना, मून विजिबल होगा, एक होगा नॉट विजिबल। तो जब नॉट मतलब विजिबल होगा उसको बोलेंगे फुल मून, क्योंकि पूरी तरह से विजिबल हो रहा है ना, फुल मून। और जब ये विजिबल नहीं होगा उसे बोलेंगे न्यू मून। मतलब अब थोड़ा बहुत दिखेगा ना तो कहेंगे अरे न्यू मून बन रहा है। ठीक है ना। और न्यू मून को ही बोलते हैं अमावस्या की रात। जिस दिवाली मनाया ना हम लोग, अमावस्या की रात होती है तो उसमें क्या होता है? न्यू मून होता है। और फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा की रातें, पूर्णिमा की रातें बोलते हैं। अब इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स ये जो होता है ना विजिबल यानी इनविजिबल पार्ट होता है। देखिए एक होता है सोलर इक्लिप्स, ठीक है, यानी इसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसमें क्या होता है? सन इज नॉट विजिबल, सन इज नॉट विजिबल प्रॉपरली। तो आप बता सकते हैं इसमें सन का कौन सा पार्ट दिखता होगा? कोरोना का पार्ट दिखता होगा, यानी आउटर मोस्ट पार्ट दिखता है इस इक्लिप्स के समय में। तो इस समय स्थिति क्या होती होगी? मतलब सोलर इक्लिप्स में स्थिति क्या होता है? तो देखिए ये मानिए सन है, मून है और अर्थ है। सन, मून और अर्थ। तो यहाँ पे क्या है? मून देखिए, ये जो मून है ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है। तो विजिबल नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? न्यू मून होगा। और न्यू मून इसी सिचुएशन में होता है सोलर इक्लिप्स। इस कंडीशन में आता है सोलर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स का अगर टाइम बोले तो 7 से 8 मिनट तक होता है। ठीक है, 7 से 8 मिनट तक होता है। अब बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स देखिए जो ये होता है ना, इसमें क्या होता है? मून इज नॉट विजिबल। मून जो होता है नॉट विजिबल प्रॉपरली। और इसमें सिचुएशन क्या होता है? देखिए सन सेंटर में आ जाता है, अर्थ और मून आ जाता है यहाँ। तो आप देख सकते हैं ना इसमें मून विजिबल है। तो इससे यहाँ पर कंडीशन क्या होगा? फुल मून, यानी ये क्या होगा? पूर्णिमा की रात होगी। और पूर्णिमा के ऐसी कंडीशन में क्या होता है? लूनर इक्लिप्स आने की संभावना है। और इसका ड्यूरेशन कितने का होता है? 90 मिनट का। 90 मिनट का आता है।
ठीक है। तो अगर बात करें कि मैक्सिमम इक्लिप्स कितने समय आ सकते हैं, तो 7 टाइम्स हो सकता है क्या, मैक्सिमम इक्लिप्स। ठीक है। अब देखिए जो अभी हम लोग पढ़े ना, न्यू मून, फुल मून, हाँ ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या कवर करना है, हम लोगों को कवर करना है अभी मीटर्स। मैं आपके लिए एक पीडीएफ लाई होंगी, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ वो पीडीएफ है कहाँ। वेट, हाँ देखिए, मेटर्स जो होते हैं जिसे उल्का बोलते हैं, दिस आर द, इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा मतलब अच्छे से अगर समझ गए ना तो आपके दिमाग में एक बार में सेट हो जाएगा। देखिए, दिस आर द पार्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, ये क्या है, एस्ट्रॉइड का पार्ट है, फॉर्म्ड बाय गैस और स्टोन। ये किससे मिलकर बने हैं, तो ये गैस और स्टोन से मिलकर बने हैं। ठीक है ना। अवे फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ की तरफ आते हैं। when it entered in a gravity area, मतलब जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में पहुँचने पर जब ये पहुँचते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, मतलब पृथ्वी द्वारा तेज़ी से आकर्षित होंगे तो स्टार्टेड ग्लोइंग। अब इसमें फ्रिक्शन आएगा तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन विथ मतलब वायु के साथ इनका घर्षण होता है। और जब घर्षण होता है, हम लोग को कोई भी चीज़ पड़े ना, जब उसको घिसेंगे उसमें क्या आता है, चमक आती है, तो ये क्या होता है, स्टार्टेड ग्लोइंग। और ये तो एक तो क्या होगा ना, ये तो पहले ही टूटेगा और कहीं गिर जाएगा, या पृथ्वी पर आके ये क्या करेगा, अध जला पृथ्वी पर गिरेगा। तो इससे टूटा हुआ तारा, इससे टूटा हुआ तारा जब ये पृथ्वी पर गिरता है तब इसे टूटा हुआ तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। तो यही मेट्रोस यानी उल्का जब घर्षण करके, हवाओं से घर्षण करके, फ्रैक्शन करके पृथ्वी पर आती है, अर्थ पर गिरती है, तो अर्थ पे जब ये गिरेगी तो इसे शूटिंग स्टार कहेंगे। क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार कहेंगे। ठीक है। इफ इट फेल डाउन ऑन अर्थ देन इट कॉल्ड मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स बोलते हैं, यानी उल्का पिंड कब बोलेंगे, जब ये पृथ्वी पर गिर कर आएगी। ठीक है, तब इसे क्या बोलेंगे, मेट्रॉइड बोलेंगे। और ये बिहार, मधुबनी, राजस्थान यहाँ गिर चुकी है। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, अभी कमेंट पढ़े ना, पछुआ तारा। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे मेड ऑफ द गैस, डस्ट पार्टिकल एंड रॉक्स, यानी ये किससे बने होते हैं, गैस प्लस मतलब एंड डस्ट देन रॉक्स, ये सबसे आइस, ये सबसे मिलकर बनते हैं कमेंट्स यानी पछुआ तारा। ठीक है। अट्रैक्ट बाय सन, ये मतलब सूर्य से दूर स्थित है। और स्टार्टेड ग्लोइंग विथ गैसियस फेल्टर, तो सूर्य आकर्षित करता है इसे, और सूर्य से दूर होते हैं पर सूर्य आकर्षित करता है, तो गैसों की फुहार पूछ की आकृति में बाहर निकलती है। जो गैसों की फुहार है ना, वो पूछ की आकृति में बाहर निकलती है, यानी सूर्य आकर्षित करेगा तो गैस की फुहार क्या करेगी, पूछ की आकृति में निकलने लगती है, जिसे हम लोग पुच्छनुमा आकृति में जलना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मतलब पुच्छल तारा बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं, धूमकेतु भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप समझ, एक हेलिक कमेंट है, देखिए मतलब हेलिक कमेंट अगर बात करें, ये जो कमेंट है ना, ये 76 ईयर में एक बार आता है। कितने में, 76 ईयर में। तो अगर बात करें कि ये लास्ट में सीन कब हुआ था, लास्टली सीन कब हुआ था, तो ये अभी तक मतलब लेटेस्ट अगर बात करें कि इसके पहले अभी नहीं हुआ है, लेटेस्ट अभी से मतलब लास्टली सीन हुआ है 1986 में। अब कब सीन होने की संभावना है, तो मतलब ऑनलाइन बोल सकते हैं, अब सीन होने की संभावना है 2062 में संभावना है। और यहाँ पर अभी देखा जा चुका है, ऐसे कमेंट्स को आते हुए पछुआ तारा को देखा जा चुका है। ठीक है। तो इतना याद रहेगा आप लोगों को।
दोस्तों अर्थ का वीडियो हम सेपरेट लाएंगे क्योंकि वो एक ब्रॉड है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और देखिए यहाँ से ना आप खुद से नोट्स बनाना प्लीज़, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स के रूप में ही इसे रेडी किया है ताकि आपको भी नोट्स बनाने की दिक्कत ना हो। पर जो मैं बोली ना फिगर के थ्रू, तो प्लीज़ उससे ज़रूर बनाइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।